दोस्तों मैंने $10,000 का पे आउट रिक्वेस्ट किया है ब्लू गार्डियन के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से, जहां पे आपको पे आउट के लिए 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर मैच करना होता है, तभी आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अब उन अकाउंट्स में बहुत ही कम लोग पे आउट स्टेज तक पहुंच पाते हैं जिन अकाउंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी रूल होता है, चाहे वो आपका इंस्टेंट अकाउंट हो चाहे वो आपका फंडेड अकाउंट हो। क्योंकि जिन अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रूल होता है उसके अंदर आप विनिंग ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ओवरऑल जो टारगेट है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। बट जब आप एक लूजिंग स्ट्रीक में होते हो, आप एक लूजिंग ट्रेड के अंदर होते हो, तो आप कितना भी लॉस कर सकते हो। एंड यही रीजन है इस टाइप के अकाउंट्स के अंदर जिसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है, बहुत ही कम लोग पे आउट स्टेज तक पहुंच पाते हैं। अगर आप पे आउट स्टेज के अंदर पहुंचना चाहते हैं तो इस टाइप के अकाउंट में आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड ओवरऑल आपका जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप पे आउट स्टेज तक पहुंच पाएंगे। अब किस तरीके से मैंने अपने इस अकाउंट के अंदर $10,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया, कितने टाइम के अंदर मुझे वो पे आउट जो है रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे पे आउट रिसीव हुआ, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, एंड ओवरऑल मेरा क्या माइंडसेट था इस अकाउंट को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, मैं ट्रेडिंग और प्रॉप फर्म से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं, तो अगर आप पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी मेरे जो भी ट्रेड्स आइडिया होते हैं वो हम स्टोरी के माध्यम से वहां पे शेयर करते रहते हैं। अभी हम शुरू करते हैं अपने ट्रेडिंग डैशबोर्ड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये $200,000 का अकाउंट है जो कि मैंने ब्लू गार्डियन से परचेज किया था। ये मेरा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट था, इसमें मुझे कोई भी चैलेंजेस वगैरह पास करने नहीं पड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 20% कंसिस्टेंसी स्कोर मैच करना था, यानी कि अगर मैंने $10,000 प्रॉफिट बनाया है ना, तो मैं दिन का $2,000 से प्रॉफिट नहीं कर सकता था। अगर मैं $2,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट करता तो ये मेरा फिर ओवरऑल जो टारगेट है वो इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने $10,000 का प्रॉफिट किया। अभी ये प्रॉफिट मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ एक बार। एंड ये पे आउट मैंने जिस दिन रिक्वेस्ट किया था, अभी चूंकि यहाँ पे 80% स्प्लिट मिलता है, तो मैंने 10,000 रिक्वेस्ट किया, $8,000 ये मेरे को 24 आवर के अंदर जो है मेरा ये पे आउट अप्रूव हो गया था। एंड उसके बाद मेरे राइज के अंदर ये पे आउट आ गया, उसका मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको अमाउंट थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि मैंने राइज से कुछ पैसा निकाला था, कुछ मेरे को अकाउंट्स वगैरह परचेज करने थे, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये 24 घंटे के अंदर मेरे को पे आउट आ गया। अभी इस अकाउंट के अंदर क्या है कि अभी मैंने जो $10,000 प्रॉफिट किया था, ठीक है, तो अभी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, तो इसके अंदर भी मेरा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन था। तो जब मेरा अकाउंट 2,10,000 इक्विटी के ऊपर था, तो मेरा जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है वो 1,98,000 पे आ चुका था। ठीक है, तो अभी मैंने ये 10,000 विड्रॉल कर लिया, अभी मेरे पास $2,100 बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जो ब्रीच लेवल है इसमें मेरा अभी 2,000 ड्रॉ डाउन बचा हुआ है, यानी कि अभी मैं इस अकाउंट के अंदर और भी पे आउट बना सकता हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मेरे जो डिटेल्स है वो दिखाता हूँ। अभी ये जो है पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद अभी ये मेरा टाइमिंग चल रहा है, इस अकाउंट को ट्रेड करते हुए मुझे 80 दिन हो गए हैं, यानी कि अभी 5 दिन हो गया लगभग मुझे पे आउट रिसीव हुए। तो ये आप 5 दिन हटा दो, 5-7 दिन, 5-7 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग मैंने 2.5 महीना इस अकाउंट को ट्रेड किया था, जिसके अंदर लगभग बीच में थोड़ा सा मुझे एक काम था, तो लगभग 15-20 दिन मैंने उस मंथ में मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया था, और साइकोलॉजी की वजह से मैंने किया भी नहीं क्योंकि लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल मेरे को लगभग आप कह सकते हैं 2 महीना लग गया इस पे आउट को बनाने में। मैंने यहाँ पे लगभग टोटल 150 ट्रेड्स किए हैं, कभी कभी एक ही ट्रेड के अंदर 2 पोजीशन लेना पड़ता है, तो ये आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है ना थोड़े से ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 70 दिन ट्रेड करके ये प्रॉफिट बनाया है, बट एक्चुअली में ये प्रॉफिट ओनली जो है 30 डेज़ के अंदर बना है, जो 20 ट्रेडिंग डेज़ हैं उनके अंदर बना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इस अकाउंट को अच्छे से जो है इसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं कर पाया, इसका ओवरऑल मैं सिस्टम रूल्स नहीं बना पाया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट होता था लॉस हो जाता था, प्रॉफिट होता था लॉस हो जाता था। अकाउंट का जो इक्विटी इस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने कुछ अपने रूल्स चेंजेस किए जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ओनली 1 महीना लगा मुझे इस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट है उसको बनाने में। एंड जब मैंने एक्स के ऊपर ये पोस्ट किया था कि मेरा पे आउट जो है रिक्वेस्ट के बाद मुझे 24 आवर के अंदर जो
है रिसीव हो गया। तो काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आपने किस तरीके से बनाया ये पे आउट, तो आप वीडियो बना करके बताना एंड उसके साथ साथ ब्लू गार्डियन के बारे में भी बताना। तो ब्लू गार्डियन के पास यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है आपके 1 स्टेप इंस्टेंट एंड 2 स्टेप एंड 3 स्टेप प्लान है। हालांकि इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग बजट वाइज देखेंगे ना तो आपको अच्छे प्राइस के अंदर यहाँ पे 100K का 200K का अकाउंट्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं SK तो आपको चाहे आप कभी भी अकाउंट परचेज कर रहे हो, आपको जो भी लास्ट डिस्काउंट चल रहा होगा, जैसे अभी आप मेरा कोड यूज़ करोगे ना तो आपको 40% से लेकर के 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अकाउंट वगैरह बाय करना हो तो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने अपना किस तरीके से प्लान बनाया था पहले ही कि मुझे इस अकाउंट के अंदर $10,000 का प्रॉफिट लॉक करना है। तो सबसे पहले हमको ये रूल्स पता थे कि हमारे पास ओवरऑल रिस्क 6% का है, दैट मीन्स $12,000 एंड हमको कंसिस्टेंसी 20% चाहिए, दैट मीन्स हम 2,000 से ज़्यादा एक दिन में नहीं कमा सकते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 करने हैं, तो इसका मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि अगर हम 5 दिन भी प्रॉफिटेबल रहेंगे ना, 2-2 हज़ार करके 5 दिन भी बनाएंगे तो ये रूल हमारा मैच हो जाएगा। एंड इसमें एक रूल और है रिस्क पर ट्रेड का कि 1% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो उसमें आपका स्प्लिट वगैरह कम हो जाता है या आपको वो लोग रिस्क मेल भी भेजते हैं कि आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स थे ये हमको पता थे। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंगली हमको अपना प्लान बनाना था कि इस तरीके से हमको ट्रेड करना है। अभी जैसे मैं 1:3 RR ट्रेड करता हूँ तो 1:3 RR के अकॉर्डिंग अगर हमको $2,000 मैक्स दिन का बनाना है, दैट मीन्स हम 700 से 800 से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम रिस्क लेते हैं तो वो हमारा थोड़ा सा अननेसेसरी रिस्क हो जाएगा। एंड मैक्स प्रॉफिट हमारा चूंकि 2,000 है तो उससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था $700-800 रिस्क कर रहा था। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको मेरा MT5 का हिस्ट्री भी वीडियो के माध्यम से लगा दूंगा। यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, प्रॉफिट्स हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, ट्रेडिंग चल रहा था, लेकिन जो अकाउंट का ग्रोथ होना चाहिए इस तरीके से वो नहीं हो पा रहा था। अकाउंट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, फिर कुछ टाइम में जैसे मेरे 2-3 स्टॉप लॉस लगातार आए तो मेरा अकाउंट जो है अगेन ब्रेक इवन पे आ जाता था। ब्रेक इवन के आने के बाद भी मेरा जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है वो चूंकि अकाउंट ऊपर गया है तो आपका ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन तो ऊपर ऊपर करके ट्रेल हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये इक्विटी एक बार नीचे आता था तो मुझे यहाँ पे डर लगने लगता था कि यार कहीं अब ये अकाउंट जो है ना ब्रीच ना हो जाए। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना इसके बाद मैंने देखी। जैसे पहला चीज़ मैंने क्या देखा कि फॉर एन एग्जांपल मैं इस जगह पे बाय कर रहा हूँ, इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस है, मार्केट मेरे को 1:1 दे रहा है, देन उसके बाद ऐसे ले रहा है। ठीक है, तो मेरा ये पैसा भी जाता था, मेरा स्टॉप लॉस भी जाता था। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली एक चीज़ ये चेंज किया कि मैं जो यहाँ पे 1:1 के बाद ब्रेक इवन नहीं करता था, मैंने ब्रेक इवन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जब मेरा इस अकाउंट के अंदर लॉस हुआ था तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए कि $3,500 प्रॉफिट टू $5,000 लॉस। तो उसके अंदर मैंने आपको ये मेरी मिस्टेक्स बताई थी। तो एक पहला अपना मैंने मिस्टेक ये आइडेंटिफाई किया। अभी इससे मेरा बेनिफिट क्या हुआ, हालांकि जो मैं रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करता हूँ उसके अंदर मैं नहीं करता हूँ ब्रेक इवन, यहाँ पे मेरा 1:1 हो रहा है तो मैं अपने अकाउंट को फिर इस जगह से उठा करके इस जगह पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देता था ताकि इस ट्रेड में अभी मेरा लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट हो तो 2,000 मेरा एक दिन का प्रॉफिट लॉक हो जाए, अदरवाइज मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊं। या अगर मेरा पूरा बायर्स ही गलत हो जाए तभी मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, उसके अलावा मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं देता था। दूसरा चीज़ मेरे साथ क्या हुआ सबसे बड़ा कि मैंने ये जो अपना प्लान बनाया था $700 से $800 रिस्क करने का, जब मैंने ये मिस्टेक आइडेंटिफाई किया ना तब मैं अपना रिस्क जो है ना वो 650 से लेकर के 700 ही करता था। क्योंकि क्या था ना, कभी कभी मैं $800 रिस्क कर लेता था, कभी कभी मुझे लगता था कि यार इस जगह पे स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ पे आ गया तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, $100-200 और रिस्क लेके देखता हूँ शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ऐसे करके फिर वो मेरा आरआर जो है ना पूरा का पूरा जो है गड़बड़ा जाता था। जहाँ पे मैं 1:3 आरआर ट्रेड कर रहा था, अगर मुझे 2,000 प्रॉफिट भी हो रहा था ना तो मेरा उसके लिए रिस्क $1,000 हो जा रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा सा मिसमैच होती थी। अगर मेरा एक टीपी आ गया, 1-2 स्टॉप लॉस आए, मैं अगेन ब्रेक इवन पे आ जाता था। इसके ऊपर मैंने स्ट्रिक्टली
टोटली जो है ना वर्क किया एंड कुछ ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर भी मैंने चेंज किया, वो मैं अभी आपको चार्ट्स के ऊपर चल के दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे मेरा MT5 का ये हिस्ट्री देखना, स्टार्टिंग में मेरे कुछ लॉसेस जो है ना वो $2000 के भी हुए हैं, क्योंकि कभी आप मार्केट में लोगों को देखते हो, कुछ लोग जो है ना 1:1 RR ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा आपका प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी मैंने वो भी किया, मैं 1500 रिस्क कर देता था 2000 बनाने के लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा गलत साबित हुआ एंड मेरा लगभग 1 से 1.5 महीना इस अकाउंट के अंदर जो है ना ख़राब हो गया। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने दोबारा अपने रूल्स बनाए कि 600 से 700 ही रिस्क करना है, ओनली 1:1 के बाद ब्रेक इवन करना है एंड सॉलिड ट्रेड ही लेना है। अभी मैं आपको मेरे कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ एंड 2-4 ट्रेड्स के अंदर ही मेरा ये पे आउट बन गया। जैसे मैं अभी आपको गोल्ड के अंदर एंड नेस्डेक के अंदर बेसिकली 2 पेयर्स के अंदर ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं जो स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ गया अभी, ठीक है। जैसे नेस्डेक के अंदर मैंने अपना एक ट्रेड किया था इस जगह पे, यहाँ पे मैं आपको अपना ये ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूशन के साथ सारी चीज़ें दिखा दूंगा। इसके अंदर मैंने शायद $1600 या $1800 कुछ प्रॉफिट किया होगा। मैं वो MT5 का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मुझे याद नहीं है मैंने कितना प्रॉफिट किया था। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का आईडीएम स्वीप हुआ था यहाँ पे। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम गए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक SMC स्वीप हुआ था। ये एक SMC स्वीप होने के बाद यहाँ पे मैंने ये एक लिक्विडिटी पॉइंट मार्क किया था, ठीक है। एंड इसको टारगेट करने के लिए जैसे न्यूयॉर्क ओपन हुआ मैंने इस जगह पे सेल किया था। ये हमारा अगर आप M1 टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो M1 टाइम फ्रेम में आपको ये यहाँ पे एक ऐसा करके ये 2 लेग प्रोटोकॉल दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के ये लिक्विडिटी को टारगेट किया था। तो एक ट्रेड हमारा ये हो गया एंड ये ट्रेड हुआ था हमारा 25 जून को। एंड ये अकाउंट में ना ये टारगेट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10 से 12 ट्रेडिंग डेज ही लगे हैं। स्टार्टिंग में मेरे से गलतियाँ होती रहीं, उनको मैं आइडेंटिफाई करता रहा, उनको इम्प्लीमेंट करता रहा। बाकी पे आउट बनाने में ओनली 8 से 10 दिन का टाइम ही लगा है। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे ये हमारा लास्ट डे था जिस दिन मैं मेरा 8,000 का प्रॉफिट इसमें हो चुका था, उस दिन मैंने ये ट्रेड लिया था। इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना बाजार जो है ना कंटिन्यूसली BOS करके एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली आ रहा था एंड हर जगह पे मार्केट जो है ना ये डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा था कुछ इस तरीके से। तो मुझे मेरा ये जो टारगेट था ना गोल्ड के अंदर मेरा ये टारगेट था कि गोल्ड ये वाला जो H1 का BOS है, इस BOS को गोल्ड डन करेगा, ठीक है। अभी जब बड़े टाइम फ्रेम का आपका एक बायर्स जो है डिसाइड होता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जा करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी जैसे हम M1 टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे या M15 टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे ना आप, तो आपको ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल आपको एक BOS दिखेगा, ये वाला लेवल आपको BOS दिखेगा एंड ये आपको एक डिमांड दिखेगा। क्यों डिमांड दिखेगा? क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है। अभी मैं किस तरीके से साइकोलॉजिकल वाइज जो है ना ट्रेड को प्लान करता हूँ, यहाँ पे बाजार ने एक जो है ना लोगों को BOS दिया है, इस जगह पे थोड़ा सा अपसाइड मूव दिया है, तो मार्केट जब भी पुलबैक फेस में आएगा तो इस डिमांड से एक रिएक्शन देगा करके। अभी मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के टाइम पे इस जगह पे आपको ये एक गैप दिख रहा है ना, इस गैप में बाजार इस जगह पे कहीं पे ओपन हुआ था, ठीक है। इस जगह पे ओपन हुआ, सेलर्स को इनवाइट कराया एंड इस डिमांड से अगेन बायर्स को इनवाइट कराया। ये वाला एक लिक्विडिटी पॉइंट पे स्वीप भी किया था। मैं अगर मॉर्निंग में उस टाइम पे जाग जाता तो मैं यहाँ पे ही कहीं पे सेल कर देता। बट जैसे ही ये BOS हुआ इस जगह पे मैंने एक जो है ना 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, इस जगह के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के एंड इस ट्रेड के अंदर भी मैंने टोटल जो है ना लगभग $2000 का प्रॉफिट बुक किया था। अब ये ट्रेड भी हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ही है, बट ये थोड़ा सा ना जो हमारा ओवरऑल बायर्स है उसके अकॉर्डिंग है। ये मेरा लिक्विडिटी का टारगेट था। मैं आपको MT5 का हिस्ट्री यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो। मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था, इस जगह पे मैंने एग्जिट किया था एंड 2000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया था, ठीक है। एंड ये ट्रेड हमारा हुआ था 29 जून को। अभी इसके पहले हम थोड़ा सा चलते हैं, इसके पहले मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। मैं आपको मोटा मोटी अपने 2 से 4 ट्रेड्स दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा सा आपके लिए लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं, जैसे ये जगह है, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा आप एक ट्रेड देख लेना, मैं MT5 का हिस्ट्री यहाँ पे लगा दूंगा। ये मेरा H1 टाइम फ्रेम का एक BOS हुआ था
उसके बाद ये आईडीएम स्वीप हुआ, ये एसएमसी स्वीप हुआ ना, तो मैंने इस जगह पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे कहीं पे मैंने अपना स्टॉप लॉस डाला था इस जगह के ऊपर, एंड इसके अंदर भी मेरा जो टारगेट था ना वो 1:3 का था। इसके अंदर मेरा भी जो टारगेट था वो हमारा डेली बायर्स के अकॉर्डिंग ही था, जो मेरा ओवरऑल बायर्स था, क्योंकि यहाँ से ना मैंने एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। अब ये वाला जो लिक्विडिटी पॉइंट था ना, ये हमारा टारगेट बड़े टाइम फ्रेम से ही था। क्यों था? क्योंकि ये हमारा एक H1 टाइम फ्रेम का आईडीएम स्वीप हुआ था। फिर ये एसएमसी स्वीप के बाद हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ये एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था। ये हमने ब्लू गार्डियन में नहीं किया था, अपने फाइवर्स के फंडेड अकाउंट में किया था, जहाँ पे मैंने लगभग $25,000 के अकाउंट में आई थिंक $2,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, अभी हमने अपना एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, अपना जो ब्लू गार्डियन के फंडेड अकाउंट में एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। मेरा जो बायर्स था वो यही था कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से जो है ना गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया। अभी मेरा टारगेट ये था कि ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये वाला लिक्विडिटी क्लियर मार्केट करेगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ, एसएमसी स्वीप हुआ, मैंने एंट्री लिया एंड ये स्टॉप लॉस डाल के ये मेरा ट्रेड एक हो गया था। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था एंड ये भी हमारा 1:3 का ट्रेड था। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था? ये ट्रेड के पीछे भी लॉजिक जो है ना स्विंग ट्रेड का ही था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब सेल किया था एंड मार्केट इस जगह पे आया, ये कोई भी यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया नहीं था। अगर ये आईडीएम स्वीप होके जाता मार्केट ऊपर की तरफ तो मैं इस जगह पे शायद सेल प्लान नहीं करता पुल बैक पे, बट ये बस एक जो गैप पॉइंट था ना, इस जगह से ऊपर जा रहा था। ये जस्ट बिकॉज ऑफ बायर्स को इनवाइट करने जा रहा था। जैसे ही सारे बायर्स एंटर हुए, यहाँ पे मेरे को 2 लेग प्रोटोकॉल मिला कुछ इस तरीके से। मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ना ऊपर की तरफ सस्टेन ही नहीं कर पाया। यहाँ से कई बार ट्राई किया एंड गिर गया। अभी जैसे ये गिरना स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था इस जगह के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के, एंड ये ट्रेड भी मेरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेड ये हो गया, एंड गोल्ड के अंदर एक ट्रेड ये हो गया। ये 3 ट्रेड हमको कंटिन्यूसली विनिंग मिले थे, जिसके अंदर हमको लगभग 6,000 का प्रॉफिट हुआ। एक नेस्डेक के अंदर मिला था जिसके अंदर हमारा 8,000 का प्रॉफिट हुआ। बाकी इसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी कटे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हुए, तो वो चीज़ मैनेज हो गई। बाकी ये 15 से 20 लगभग आप कह सकते हैं 15-17 ट्रेडिंग डेज़ के अंदर हमारा ये ओवरऑल जो प्रॉफिट था ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट, वो यहाँ पे बन गया था। बट इससे पहले मैं जो भी ट्रेड्स कर रहा था उसके अंदर कुछ रूल्स ऐसे थे। ट्रेड में यही कर रहा था, यही सेम स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहा था, सेम सारी चीज़ें ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, कभी कभी ब्रेक इवन जो है हिट हो जा रहा था, लेकिन उसमें चूंकि हम ब्रेक इवन बुक नहीं करते थे तो हमारा लॉस हो जाता था। एंड थोड़े थोड़े ट्रेड्स ऐसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। थोड़ा सा जब आपका ऐसे माइंड से ठीक नहीं होता है ना, तो कभी कभी आप अननेसेसरी ट्रेड भी ले लेते हो। एंड ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, ब्रेक इवन प्रोटोकॉल फॉलो किया, अपना जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया, तो ओनली 15 से 17 ट्रेडिंग डेज लगे एंड हमने यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया। बाकी देखो, आप किसी भी टाइप के अकाउंट को ट्रेड करते हो, चाहे आप वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट हो, चाहे वो 2 स्टेप हो, चाहे वो 1 स्टेप प्लान हो, चाहे वो फ्यूचर्स के अकाउंट हो, प्रॉप फर्म का जो गेम है ना, सभी प्रॉप फर्म के अकाउंट्स के अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रॉ डाउन होते हैं, अलग अलग टाइप का रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो जिस भी टाइप का अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो, उस टाइप का जो आपका प्लान है ना, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आप नहीं बना सकते हो। आप कुछ जो लोग अच्छे खासे जिनके पास अचीवमेंट है, जो लोग पे आउट्स को ले रहे हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो, उनके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। बाकी इन चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ मैच करके जब आप अकाउंट परचेज करोगे, आप 1:1 RR ट्रेड करते हो ना, तो आपको ज़्यादा ROI फ्यूचर्स अकाउंट दे सकता है। ठीक है, आप 1:3, 1:4 RR ट्रेड करते हो बट आपका विनिंग रेट कम है, तो आपको जो है CFD अकाउंट ज़्यादा ROI दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही प्लान करनी पड़ेंगी। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताने का प्रयास किया कि मैंने किस तरीके से किया, किस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई वगैरह करके किया, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप लोगों को ये ब्लू गार्डियन के साथ अपना अकाउंट वगैरह परचेज करना है तो आप कोड यूज़ कर लेना
लेना है SKY, आपको हमेशा 40 से 50% तक का ऑफ मिलेगा, या जो भी उनका ऑफ चल रहा होगा। अभी इनके फ्यूचर्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आने को हैं, तो डेफिनेटली अभी ब्लू गार्डियन चूँकि हमने देखा है और भी लोगों के बहुत बड़े बड़े पे आउट्स यहाँ पे अप्रूव हो रहे हैं। अब काफ़ी पुराना फर्म भी है, तो कोई भी पे आउट्स को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।